गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी कोविड-19 के कारण हमारी क्लासेस नहीं चल पा रही है। उस कारण से समर वेकेशन के पहले भी हमने ऑनलाइन स्टडी की, एजेड स्क्रीन थ्रू के भी की, कुछ वीडियो भी भेजे, ऑडियो भी भेजे। उसके बाद अब समर वेकेशन के बाद जब स्कूल खुले हैं तो हमने एक नया माध्यम गूगल क्लासरूम और गूगल मीट के माध्यम से डिजिटल टीचिंग स्टार्ट की है। लेकिन नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण उसमें बहुत सारी परेशानियों को देखते हुए मैं ये आपको ऑडियो वीडियो भेज रहा हूँ। उसमें एक दिक्कत ये भी थी कि बहुत से बच्चों के पास जब गूगल क्लासरूम होती थी या चलती थी, उनके पास घर पर स्मार्टफ़ोन अवेलेबल नहीं रहता था, क्योंकि उनके पेरेंट्स वर्किंग के लिए चले जाते थे। इन सब चीज़ों को देखते हुए अब मैंने एजेड स्क्रीन के थ्रू भी टीचिंग कराना शुरू कर दिया है। इसके अंदर सबसे पहले आपको पता है कि हमारे 5 चैप्टर पहले हो चुके हैं। आज हम चैप्टर 6 की बात करेंगे और वो जो चैप्टर 6 होगा वो है प्राइमरी एक्टिविटी का, यानी जो कि चैप्टर नंबर 5 है, सीरियल नंबर 5। प्राइमरी एक्टिविटी के बारे में आप सभी को पता है कि एक्टिविटी का भी पहले बताया जा चुका है कि एक्टिविटी क्या चीज़ है, और एक्टिविटी और इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या डिफरेंस है इस बारे में भी आपको बताया जा चुका है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी लर्न अबाउट व्हाट इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ विच जनरेट इनकम आर नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी आर्थिक क्रिया वह क्रिया होती है जिसके द्वारा हमारे को आय की प्राप्ति होती है। इट मीन्स जिससे हमारे लिए इनकम जनरेट होती है, जिसके माध्यम से हम हमारा दैनिक या जो भी क्रिया है वो सब चीज़ें कर पाते हैं, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। एक्टिविटी के टाइप्स 5 प्रकार है, सभी को पता है, क्योंकि ये सब चीज़ें पहले भी मैं 2 बार पढ़ा चुका हूँ गूगल क्लासमीट में, इसलिए इसको थोड़ा सा जल्दी करवा रहा हूँ। प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी एंड क्वेनरी। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक और पंचम क्रियाकलाप। आज हम सबसे पहले प्राथमिक क्रियाकलाप के बारे में अध्ययन करेंगे। प्राइमरी एक्टिविटीज़ आर दोज एक्टिविटीज़ थ्रू विच मैन फुलफिल हिज नीड्स एंड डिज़ायर बाय यूजिंग रिसोर्सेज विच आर गिफ्टेड टू मैन बाय नेचर। दीज एक्टिविटीज़ आर डायरेक्टली कनेक्टेड विथ नेचर। देखिए, प्राइमरी एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती है जिसमें व्यक्ति प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हुए, देखिए प्राकृतिक जो संसाधन हैं यानी जो मानव के द्वारा बनाए हुए नहीं है, 2 प्रकार के रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज और मैन मेड रिसोर्सेज। तो नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ में करते हुए जो व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करता है वो प्राइमरी एक्टिविटीज़ है, यानी प्राथमिक क्रियाकलाप है। ये जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो हमारे क्या है कि प्रकृति के द्वारा दिए हुए एक गिफ्ट यानी उपहार के रूप में है। और प्राइमरी एक्टिविटीज़ आर दोज एक्टिविटीज़ विच आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद नेचर। ये ऐसी क्रियाएं हैं जिनका प्रत्यक्ष रूप से प्रकृति से संबंध होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हंटिंग के अंदर हम जिन जानवरों का शिकार करते हैं वो नेचुरल है। फूड गैदरिंग, जंगलों से जो हम खाने पीने की चीज़ें इकट्ठी करते हैं, फूड्स जो भी है वो नेचुरल है। पास्टोरल एक्टिविटीज़, पशुपालन की क्रियाएं यानी जो जानवर हैं जिनके द्वारा हम डेयरी इंडस्ट्री चल रही है वो सब भी नेचुरल प्रोडक्ट है। फिशिंग नेचुरल है। फॉरेस्ट्री मानी कि हमारे लिए जो वुड्स जो चाहिए, फ्यूल्स वुड्स चाहिए, वो फर्नीचर वुड्स जो चाहिए वो सब हमारे को फॉरेस्ट से मिलती है जो कि नेचुरल है। एग्रीकल्चर यानी कृषि कार्य और माइनिंग यानी खनन कार्य। अब देखिए, सबसे पहले एक सवाल आपके ये भी आता है कॉलर से रिलेटेड, 1 मार्क्स का सवाल आ जाता है, रेड कॉलर का संबंध किससे है, ब्लू कॉलर का किससे है, पिंक कॉलर का किससे है, वाइट कॉलर का किससे है और गोल्ड कॉलर का किससे। ये 5 प्रकार की कॉलर हैं जिनका संबंध किससे। तो इसके अंदर इस चैप्टर से सबसे इम्पोर्टेंट जो है 1 मार्क्स का सवाल जो आ जाता है वो आ जाता है रेड कॉलर। कि रेड कॉलर का संबंध कौन सी एक्टिविटी से है, तो आप लिख लीजिए
जो व्यक्ति प्राइमरी एक्टिविटीज़ में लगे हुए हैं, यानी प्राथमिक क्रियाओं में जो व्यक्ति लगे हुए हैं, वो सब क्या है, रेड कॉलर से संबंधित है, यानी लाल कॉलर से संबंधित। सबसे पहले बात करते हैं हंटिंग की, यानी शिकार की। शिकार आपको पता है आज भी, पहले के वक्त भी शिकार होता था और आज भी शिकार की क्रिया की संपन्न की जाती है। पहले पुराने संसाधनों को उपयोग में लेते हुए शिकार किया जाता था, जैसे कि स्टोन्स हो गए, स्टोन के माध्यम, ट्विक्स के माध्यम से हो गई, एरोज, तीर हो गए, इन सब चीज़ों के माध्यम से हंटिंग क्रिया की जाती थी। और आज भी बहुत पुराने मेथड्स हैं, जैसे हम देख सकते हैं कि जो पोलर एरियाज़ के अंदर, यानी सब आर्कटिक रीजन के अंदर जो एस्किमो, लेप, सेमोइड्स, चुकची, तुंग, याकूत, युकागिर, ये जो ट्राइबल्स हैं, ये ट्राइबल्स आज भी, हम कहें कि जैसे सील मछली हो गई, वेल मछली हो गई, इनकी वॉलरस हो गई, इनकी हड्डियों से बने हुए हथियार हैं, इनसे आज भी शिकार करती हैं। दूसरी हम बात करते हैं हंटिंग के बारे में। हंटिंग की हो गई गैदरिंग के बारे में। देखिए, जो फूड गैदरिंग है वो जब से मानव का विकास हुआ तब से लगातार ये एक्टिविटीज़ की जा रही है, और ये प्राइमरी एक्टिविटीज़ के अंदर आती है। और हमारी जो प्राइमेटिव कम्युनिटीज़ थी, यानी जो आदिमकालीन जो हमारी समाज था, वो इससे बहुत ज़्यादा डिपेंड था गैदरिंग के अंदर। जो उसके लिए जो फूड होता था, क्लॉथ होता था, शेल्टर होता था, वो सब वो वनों से इकट्ठा करके ही वो अपनी इन सब क्रियाओं को संपन्न कर पाता था। और गैदरिंग के जो एरियाज़ है वर्ल्ड के अंदर आज भी, एक तो हाई लेटीट्यूड के अंदर, यानी उच्च अक्षांशों के अंदर, जो कि बेसिकली सब आर्कटिक रीजन के पास है, जैसे नॉर्थ कनाडा, नॉर्थ यूरेशिया, और साउथ के अंदर साउथ चिली, इन एरियाज़ के अंदर गैदरिंग का कार्य आज भी होता है। उसके अलावा दूसरा है लो लेटीट्यूड एरियाज़ के अंदर, जैसे कि इक्वेटोरियल रीजन के पास, यानी जहाँ पर वन पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, जैसे अमेजन बेसिन हो गया, जायरे बेसिन हो गया, नॉर्दर्न फ्रिंज ऑफ ऑस्ट्रेलिया हो गया, उसी प्रकार इंटीरियर पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया हो गया। ये वो रीजन है जहाँ पर आज भी गैदरिंग का कार्य किया जाता है। और गैदरिंग के अंदर आज भी, जैसे कि च्युइंगम जो हम यूज़ के अंदर लेते हैं, खाते हैं, उस च्युइंगम का जो रॉ मटेरियल है वो जपोटा नामक जो वृक्ष है उससे वो प्राप्त किया जाता है। बात करते हैं तीसरी एक्टिविटीज़, पास्टोरलिज्म, यानी पशुचारण। द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल फॉर मिल्क एंड मीट। पास्टोरलिज्म क्या है? द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल फॉर मिल्क एंड मीट्स, यानी दूध और मीट के लिए, मांस के लिए जानवरों को पालना क्या कहलाता है? पशुचारण कहलाता है। पशुचारण बेसिकली दो प्रकार का होता है, एक नोमैडिक हर्डिंग और दूसरा कमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग, यानी चलवासी पशुचारण, और दूसरा व्यावसायिक पशुपालन। सबसे पहले नोमैडिक हर्डिंग की बात करते हैं। नोमैडिक हर्डिंग ट्रॉपिकल, ये नोमैडिक जो हर्डिंग की जो क्रिया है वो बेसिकली उन एरियाज़ में ज़्यादा की जाती है जहाँ पर ह्यूमन बींग्स के लिए फेवरेबल क्लाइमेटिकल कंडीशन नहीं है। फेवरेबल क्लाइमेटिकल कंडीशन कहाँ नहीं है? एक तो ऐसे एरिया जहाँ पर डेजर्ट है, भले वो कोल्ड डेजर्ट हो या हॉट डेजर्ट हो, ऐसा एरिया जहाँ पर बहुत ज़्यादा, या तो कहें कि अनहेल्दी क्लाइमेट हो, जैसे इक्वेटोरियल रीजन है, विषुवत प्रदेश है वहाँ पर। तो इसके एग्जांपल में हम देख सकते हैं ट्रॉपिकल अफ्रीका, जिसके अंदर कैटल लाइव स्टॉक रियरिंग होती है, सहारा डेजर्ट हो गया, एशियाटिक डेजर्ट हो गया। सहारा और एशियाटिक डेजर्ट में जो मुख्य जो एनिमल्स की रियरिंग की जाती है वो है शीप्स, गोट्स, कैमल। तिब्बत एंडीज़ के अंदर याक, लामाज, आर्कटिक और सब आर्कटिक के अंदर रेंडियर, ये वो जानवर है जिनकी नोमैडिक हर्डिंग की जाती है। उसी प्रकार टुंड्रा रीजन के अंदर और अफ्रीका का जो मेडागास्कर आइलैंड है वहाँ पर भी नोमैडिक हर्डिंग की एक्टिविटीज़ की जाती है। नोमैडिक हर्डिंग के अंदर क्या होता है? इसके अंदर व्यक्ति अपने जानवरों के साथ, यानी उनके जो एनिमल्स हैं, जिन कैटल्स जो हैं, उनके साथ वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करता रहता है। चलवासी, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ही वो उनके साथ
मूव करता रहता है। इसके अंदर एक चीज़ और आती है, ट्रांस ह्यूमेंस यानी ऋतु प्रवास। ट्रांस ह्यूमेंस में क्या होता है कि व्यक्ति सीजन के अनुसार एक एरिया से दूसरे एरिया तक अपने जो व्यक्ति है उनके साथ वो क्या करता रहता है, मूव करता रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यदि हम भारत की बात करें, भारत के 3 राज्यों के अंदर इसको बड़ा आसानी से देखा जा सकता है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड। जम्मू कश्मीर की जो ट्राइबल है जिसमें गद्दी हो गई, गुज्जर और बकरवाल, ये जो 2 जनजातियां हैं ये जम्मू कश्मीर के अंदर पाई जाती है। और इन दोनों जनजातियां जो है विंटर के अंदर, क्योंकि ऊपर जो पहाड़ी एरियाज़ हैं उन पहाड़ी एरियाज़ के अंदर स्नोफॉल होता है, बर्फ़ से ढक जाते हैं, जिसको कश्मीर में बयार मर्ग के नाम से जाना जाता है। जैसे गुलमर्ग हो गया, सोनमर्ग हो गया, जहाँ पर हमारे विंटर के जो गेम हैं आपको पता है आइस स्केटिंग, ये भी आयोजित होते हैं गुलमर्ग सोनमर्ग में। इस प्रकार के घास के मैदान जो कि सर्दियों में बर्फ़ से ढक जाते हैं उनको हिमाचल और उत्तराखंड के अंदर बुग्याल और बयार नाम से इनको जाना जाता है। तो विंटर के अंदर क्योंकि ऊपरी एरियाज़ के अंदर, हाई हिली एरियाज़ के अंदर बर्फ़ ढक जाती है, वो वैलीज़ में आ जाते हैं। और जो ही समर आती है वो बर्फ़ मेल्ट हो जाती है और वहाँ पर घास के मैदान उग जाते हैं। तो वो समर्स के अंदर वैली टू हाई एल्टीट्यूड एरिया यानी ऊपर की ओर पहाड़ी प्रदेशों की तरफ वो मूव कर जाते हैं। इसी को ट्रांस ह्यूमेंस के नाम से जाना जाता है, यानी ऋतु प्रवास के नाम से जाना जाता है। दूसरा, कमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग। कमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग के अंदर देखिए, ये कमर्शियल जैसा कि नाम से स्पष्ट है, वाणिज्यिक, यानी ये जो पास्टोरलिज्म जो एक्टिविटीज़ है वो बेसिकली अपने प्रॉफिट के लिए, मुनाफे के लिए की जाती है। और ये एक व्यवस्थित, ऑर्गेनाइज्ड, मॉडर्न उसके आधार पे की जाती है। मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ किया जाता है, पूरा मैनेजमेंट सिस्टम होता है। इसके अंदर कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर किया जाता है। और जो इसके अंदर जो कैटल्स जो पाले जाते हैं वो एक ही किस्म के पाले जाते हैं। ये नहीं कि कुछ गाय भी रख ली, बकरी भी रख ली, भेड़ भी रख ली, ऐसा नहीं है। पर्टिकुलर किसी एक जो कैटल है उसी को लेके ये एक्टिविटीज़ की जाती है। और इसके अंदर जैसा कि कमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग है, इसके अंदर बेसिकली ये जो पास्टोरल जो एक्टिविटीज़ है वो बेसिकली कमर्शियल लाइव स्टॉक जो रियरिंग है वो वर्ल्ड के उन एरियाज़ में की जाती है जो कि क्लाइमेटिकल कंडीशन जो एनिमल है उनके लिए फेवरेबल हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, वर्ल्ड के अंदर टेम्परेट जोन आपने शब्द सुना होगा, यानी शीतोष्ण कटिबंध। टेम्परेट जोन के अंदर क्या होता है, साल के अंदर अधिकांश महीनों के अंदर लगभग ठंडी क्लाइमेट होती है और केवल 4 या 5 महीने होते हैं जहाँ पर वहाँ पर हल्की फुल्की गर्म रहती है। तो वो एरिया, वो क्लाइमेट जो होता है वो जानवरों के लिए सबसे ज़्यादा फेवरेबल है। और ये हर कॉन्टिनेंट के अंदर हम देख सकते हैं कि महाद्वीप के अंदर ये क्लाइमेट लगभग 40 डिग्री लेटीट्यूड से लेके 60 डिग्री लेटीट्यूड के बीच के अंदर ये पाई जाती है। इसको अलग अलग कॉन्टिनेंट में अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसा कि इसको एशिया के अंदर स्टेपी, जिसका बहुत बड़ा भाग रशिया के अंदर है, और नॉर्थ अमेरिका के अंदर जिसके अंदर यूएस और कनाडा आते हैं इसको प्रेरीज नाम से जाना जाता है। उसी प्रकार साउथ अमेरिका में इसको पंपास के नाम से जाना जाता है। और साउथ अमेरिका के बाद के अंदर इसको साउथ अफ्रीका में वेल्ड नाम से, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स नाम से, और न्यूजीलैंड के अंदर इसको कैंटरबरी के नाम से जाना जाता है। इन एरियाज़ के अंदर देखिए, बाद के अंदर हम कमर्शियल जो ग्रेन एग्रीकल्चर पढ़ेंगे उसके लिए भी यही लगभग यही एरिया होगा, और डेयरी फार्मिंग के लिए, मिक्स्ड फार्मिंग के लिए भी लगभग यही एरिया आएगा।
क्योंकि यहाँ की क्लाइमेट रहने के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है, क्योंकि न तो ज़्यादा बहुत ज़्यादा ठंडा तापमान रहता है और न ज़्यादा बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। इसके जो फीचर्स है वो मैं बता देता हूँ। इसके अंदर देख सकते हो एक तो मोर ऑर्गेनाइज्ड होती है, यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में ये सुसंगठित होती है। दूसरी जो चीज़ है, मोर ऑर्गेनाइज्ड के बाद में इसके अंदर कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए। दूसरी बात, जो वेस्टर्न कल्चर है उन कंट्रीज़ के अंदर ये ज़्यादा की जाती है। ये एग्रीकल्चर परमानेंट जो रेंचेज़ है, यानी जो स्थायी चारागाह होते हैं उनको रेंचेज़ नाम से जाना जाता है, वहाँ पर ये की जाती है। और रेंचेज़ का जो साइज़ होता है वो ज़्यादा बड़ी मात्रा में होता है, यानी बड़े आकार के होते हैं। और वन टाइप ऑफ एनिमल इज़ रियर्ड, यानी इसके अंदर एक ही किस्म के जानवरों को पाला जाता है। जैसा कि मैंने पहले बताया, किसी प्रकार का कोई मिक्सअप वाली बात नहीं होती है। दूसरा, साइंटिफिक बेसिस पे की जाती है। इनके अंदर ब्रीडिंग होती है एनिमल की, जेनेटिक होती है, और लगातार उनकी जो किस्म है, जीन्स है, उनके अंदर इम्प्रूवमेंट किया जाता है। और डिजीज़ कंट्रोल के लिए और हेल्थ केयर के लिए पूरा इनके पास एक स्ट्रक्चर होता है। वैक्सीन प्रोसेस भी इनके अंदर अपनाया जाता है। कमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग के अंदर बेसिकली जो कंट्रीज सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, न्यूजीलैंड देख सकते हो आप, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, यूरुग्वे, यूएसए। यहाँ पर व्यवस्थित रूप से और बहुत बड़ी मात्रा के अंदर कमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग एक्टिविटी की जाती है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख भी रहे हो कि स्क्रीन के अंदर ये ऊपर वाले डायग्राम के अंदर दिखाया हुआ है, ये जो एरियाज़ है कमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग के, देख सकते हो ऑस्ट्रेलिया के अंदर दिखाई दे रहा है, यूरोप के अंदर, ये एशिया के अंदर स्टेपी रीजन है जहाँ एशिया लिखा उससे ऊपर, नॉर्थ अमेरिका के अंदर देख सकते हो इधर वेस्टर्न की तरफ पेरीज और उसका जो नियर बाई एरियाज़ है। साउथ अमेरिका में देख सकते हो कुछ पार्ट ब्राज़ील का है, अर्जेंटीना है, यूरुग्वे है, पराग्वे है। अफ्रीका के अंदर देख सकते हो नीचे की तरफ जो कमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग है उसके अंदर साउथ अफ्रीका है, और उसके निकटवर्ती जो नामीबिया कंट्रीज़ है उसके अंदर, और ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ये वो एरियाज़ है जहाँ पर कमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग एक्टिविटी की जाती है। अब हम आते हैं एग्रीकल्चर पर। अब एग्रीकल्चर क्या है? द प्राइमरी एक्टिविटीज़ इन विच क्रॉप्स आर राइज्ड फॉर फूड, क्लोथिंग एंड एक्सेट्रा। यानी एग्रीकल्चर एक ऐसी प्राथमिक क्रिया है जिसके अंदर भोजन के लिए, कपड़ों के लिए क्या किया जाता है? फसलों का उत्पादन किया जाता है। अधिकांश हम क्या लगाते हैं? एग्रीकल्चर से संबंधित भोजन से उसको जोड़ा जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी जो कपड़ों की आवश्यकता है वो भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी के द्वारा ही पूरी की जाती है, क्योंकि जो कॉटन है और जो जूट है वो दोनों एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के द्वारा ही हमारे को प्राप्त होते हैं। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में दो प्रकार की क्रियाएं शामिल हैं। एक क्रॉप्स कल्टीवेशन और दूसरा लाइव स्टॉक यानी पशुपालन। यानी फसल उत्पादन और पशुपालन दोनों क्रियाओं से मिलकर ही एग्रीकल्चर बनती है। एग्रीकल्चर के प्रकार की यदि हम बात करें, टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर की बात करें, तो एग्रीकल्चर्स के बारे में थोड़ा सा मैं बता देना चाहता हूँ कि एग्रीकल्चर जो रीजन है वर्ल्ड के अंदर, सबसे पहले जो डी विटलसी नामक व्यक्ति थे, जर्मन जोग्राफर, उन्होंने 1826 के अंदर वर्ल्ड के जो एग्रीकल्चर रीजन है यानी जो कृषि प्रदेश है उसको उनको बांटा, और लगभग 13 एग्रीकल्चर रीजन के अंदर उन्होंने बांटा। उसमें से कुछ एग्रीकल्चर रीजन आपके सिलेबस में भी है और बाकी के शायद 3 या 4 एग्रीकल्चर रीजन है जो आपके सिलेबस के अंदर इंक्लूड नहीं है। उनके अंदर सबसे पहले आता है सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर यानी निर्वाहन कृषि। ठीक है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, निर्वाहन यानी जितनी आवश्यकता है उतना ही या उससे कम प्रोडक्शन होना, यानी व्यक्ति की फैमिली जो है, परिवार है, उसका भी पूरी तरीके से भरण पोषण न होना, वो सब्सिस्टेंस कहलाता है, निर्वाहन कहलाता है।
ये एग्रीकल्चर पहले बहुत ज़्यादा मात्रा में की जाती थी, लेकिन वर्तमान में बहुत कम मात्रा के अंदर या कुछ एरियाज़ ऐसे हैं वर्ल्ड के जहाँ पर ये एग्रीकल्चर की जाती है। सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर को बेसिकली 2 टाइप्स में बांटा गया है। पहला प्राइमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर यानी आदिमकालीन निर्वाह कृषि, और दूसरा है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर यानी गहन सघन निर्वाहन कृषि। प्राइमिटिव में सबसे पहले बात करते हैं प्राइमिटिव सब्सिस्टेंस। प्राइमिटिव इट मीन्स आदिमकालीन एग्रीकल्चर, यानी यह एक ऐसी एग्रीकल्चर है जो कि मानव समाज के विकास के समय ये एग्रीकल्चर जो सबसे पहले जिस प्रकार की एग्रीकल्चर का प्रारूप किया गया वो प्राइमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर कहलाया, आदिमकालीन। अब प्राइमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर में देख सकते हो इस एग्रीकल्चर के अंदर बहुत ही पुराने तरीके से, क्योंकि मानव का जब विकास था उसके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, न उसके पास कोई इक्विपमेंट थे जिसके माध्यम से ये कर सकता, तो नॉर्मल जो चीज़ें हैं उनके माध्यम से ही ये सामान्यतः एग्रीकल्चर किया करता था। इस एग्रीकल्चर को शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी कहा जाता है, यानी स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के नाम से भी इसको जाना जाता है। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर इसलिए कहते हैं शिफ्टिंग यानी स्थानांतरित, स्थान अंतरित यानी एक स्थान से दूसरी स्थान पर, इसमें व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पे मूव करता रहता है। स्लैश एंड बर्न, द मीनिंग ऑफ स्लैश इज कटिंग एंड द मीनिंग ऑफ बर्न इज बर्न, ऑल ऑफ यू नो, यानी जलाना। इसके अंदर क्या किया जाता है, ये जो एग्रीकल्चर है प्राइमिटिव सब्सिस्टेंस, बेसिकली ट्राइबल्स जो है वो इस एक्टिविटीज़ को करती है, और वर्ल्ड में ट्राइबल्स अधिकांशतः कहाँ रहती है, फॉरेस्टेड एरिया में, यानी जंगलों के जो क्षेत्र है वहाँ पर ये रहती है, और वहाँ पर ये एग्रीकल्चर संपन्न की जाती है। अधिकांश जो ट्राइबल्स है वो ग्रुप के अंदर रहती है, देखा होगा 7-8 घर लगभग एक साथ रहते हैं। ये किस प्रकार करते हैं, ये किसी प्लेस पे गए, वहाँ पे जाके सबसे पहले जो फॉरेस्ट है उसको कट किया जाता है, यानी श्लेष किया जाता है। श्लेष होने के बाद में कुछ दिनों बाद जब वो सूख जाता है, ड्राई हो जाती है लकड़ियाँ, उनको आग लगा दी जाती है, और आग लगाने के बाद में वुड्स कन्वर्ट इनटू एशेस, यानी जो लकड़ी वो किस में कन्वर्ट हो जा रही है, राख के अंदर। और आप सभी को पता है जो बच्चे या तो गांव से बिलोंग करते हैं या गांव के कनेक्टेड है कि गांव के अंदर जो चूल्हा जलाया जाता है उसके द्वारा जो लकड़ी के बाद में जो राख बनती है उस राख का क्या किया जाता है, क्या सड़कों पे फेंका जाता है, नहीं, क्या किया जाता है, किसान अपने खेतों में उस राख को डालते हैं, क्योंकि वो जो एश है उससे सॉइल की फर्टिलिटी क्या होती है, इंक्रीज़ होती है, इसलिए वो उसको वहाँ डालता है। तो ये जो श्लेष करने के बाद में, बर्न करने के बाद में ये जो एश है इससे उसकी फर्टिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है, और बहुत ही ओल्ड मेथड के द्वारा ये वहाँ पर एग्री क्रॉप्स प्रोडक्शन करते हैं। कुछ जो बीज होते हैं इनके द्वारा वो वहाँ पर छिटक दिए जाते हैं और वो उग जाते हैं, और जो नेचुरली जो रेनफॉल होता है उसके द्वारा वो ग्रो करते रहते हैं, और ऐसी की एक्टिविटी वो लगभग 3 या 4 साल तक उस स्थान पर करते हैं। उसके बाद में वहाँ की जो मिट्टी है, सॉइल है, वो अनफर्टाइल हो जाती है, और इसके कारण से उनको फिर दूसरी जगह जाना पड़ता है। तो दे चेंज देयर प्लेस एंड गो टू अनदर प्लेस, वहाँ पे सेम एक्टिविटीज़ की जाती है, श्लेष किया जाता है, बर्न किया जाता है, शोइंग ऑफ सीड्स होती है, और उसके बाद में 2-3 साल वहाँ करते हैं, फिर थर्ड प्लेस पे वो जाता है। इस प्रकार वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करते रहते हैं, इसलिए इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम से जाना जाता है, यानी स्थानांतरित कृषि के नाम से इसको जाना जाता है। अब आप इसके अंदर लिख भी सकते हो क्रॉप्स कौन कौन सी होती है, बेसिकली मेज, कसावा, बनाना, पोटैटो, ये क्रॉप्स यहाँ पर प्रोड्यूस की जाती है। इसके अलावा इनको वर्ल्ड के अंदर अलग अलग जगह अलग अलग नाम से जाना जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि भारत के अंदर की बात करें तो भारत के अंदर सबसे ज़्यादा ये जो कल्टीवेशन है नॉर्थ ईस्ट में की जाती है, और नॉर्थ ईस्ट में कहीं गए होंगे तो वहाँ पर इसका जो फेमस नाम है वो है झूमिंग, यानी नॉर्थ ईस्ट में इस एग्रीकल्चर को झूमिंग नाम से जाना जाता है, यानी स्थानांतरित कृषि को नॉर्थ ईस्ट भारत के अंदर झूमिंग कहा जाता है। उसी प्रकार राजस्थान में इसको वालरा कहा जाता है, मध्य प्रदेश में चिमाता कहा जाता है, आंध्र प्रदेश में पोंडू कहा जाता है, और उड़ीसा में बिंगा देहर के नाम से इसको जाना जाता है। अदर कंट्रीज़ की बात करें जहाँ पर इसको जाना जाता है, जिस प्रकार मैक्सिको या सेंट्रल अमेरिका में इसको मिल्पा नाम से, मलेशिया में लदांग नाम से, ब्राज़ील में रोका के नाम से इसको
जाना जाता है। अब देखिए, एक सवाल यहाँ पर शिफ्टिंग कल्टीवेशन को लेके और आता है, और आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है। द फ्यूचर ऑफ शिफ्टिंग एग्रीकल्चर इज़ डार्क, यानी स्थानांतरित कृषि का भविष्य क्या है? अंधकार में है। क्यों है उसका भविष्य अंधकार में? इसके पीछे वो सवाल पूछ लेता है, तो ये मैं बता देता हूँ कि द फ्यूचर ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज़ डार्क बिकॉज कंटिन्यूसली द फॉरेस्ट इज़ कंटिन्यूसली डिग्रेडेड इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। आप देखे होंगे कि जो वन है उनकी लगातार संख्या में कमी होती जा रही है। अधिकांश कंट्री के अंदर इस एग्रीकल्चर को बैन कर दिया गया है। ठीक, क्यों? इससे तो एक तो सॉइल डिग्रेडेशन होता है, दूसरा डिफोरेस्टेशन यानी पेड़ों की कटाई की क्रिया होती है, जिसके कारण जो कि हमारे इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट के लिए इम्बैलेंस होने का खतरा रहता है। इसलिए इस एक्टिविटी को अधिकांश कंट्रीज़ के द्वारा बैन कर दिया गया, और ये बहुत ही सीमित मात्रा के अंदर ये एक्टिविटी की जाती है। दूसरा, अधिकांश कंट्रीज़ के अंदर जो ट्राइबल्स हैं जो ये एक्टिविटी कर रही है, सरकारें सोशल, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली रूप से उनको एम्पावर करने का काम कर रही है, और जो हमारी जो सोसाइटी की मेन स्ट्रीम है उसके अंदर लाने का इनको प्रयास किया जा रहा है, ताकि ये इस प्रकार की एक्टिविटीज़ को छोड़े, और इससे कि हमारा जो इकोलॉजिकल बैलेंस है या जो फॉरेस्ट है वो बने रहे। इसलिए इसका भविष्य शिफ्टिंग एग्रीकल्चर का बिल्कुल डार्क है, यानी अंधकार में है। इसके द्वारा सॉइल लॉस भी होता है, यानी मृदा की क्षति भी होती है, सॉइल इरोजन भी होता है, और सॉइल डिग्रेडेशन। ये तीन चीज़ें होती है, सॉइल इरोजन, सॉइल डिग्रेडेशन और सॉइल लॉस। दूसरी प्रकार की जो एक्टिविटी है प्राइमेटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर का सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप आपने पढ़ा प्राइमेटिव सब्सिस्टेंस, और दूसरा इंटेंसिव सब्सिस्टेंस। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इंटेंसिव का मतलब क्या होता है? डेंसली यानी सघन, गहन, इंटेंसिटी, यानी ये एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड जो पॉपुलेशन के एरियाज़ है वहाँ पर ये एग्रीकल्चर की जाती है। यानी बेसिकली इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर वर्ल्ड के अंदर जहाँ पर की जाती है वो है साउथ और साउथ ईस्ट एशिया के अंदर सबसे ज़्यादा इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर की जाती है। और इन एरियाज़ के अंदर कौन कौन से कंट्री आते हैं? इंडिया हो गया, चाइना हो गया, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, इसके अलावा वियतनाम हो गया, फिलीपींस हो गया, मलेशिया हो गया। ये जो कंट्रीज़ है इन कंट्रीज़ के अंदर ये एग्रीकल्चर की जाती है। और ये जो देख सकते हो आप यहाँ पे सबसे पहले स्क्रीन के अंदर शॉर्ट के अंदर एक मैप भी मैंने खींचा है, उसको आप देख सकते हो। नीचे 5.7 एरिया ऑफ प्राइमेटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, ये एरिया दिखाया हुआ है। सबसे पहले प्राइमेटिव की बात कर लेते हैं। इसके अंदर देख सकती हो नॉर्थ और साउथ अमेरिका के बीच के अंदर मिडिल अमेरिका, जहाँ पर इसको मिल्पा नाम से जाना जाता था, मैक्सिको के अंदर, और साउथ अमेरिका का देख सकते हो ब्राज़ील, पेरू, वेनेजुएला, कोलंबिया, इन कंट्रीज़ के अंदर ये एग्रीकल्चर की जाती है। अफ्रीका में भी देख सकते हो, मिडिल अफ्रीका कम्प्लीटली, भले वो कांगो बेसिन हो, जायरे बेसिन हो, सेनेगल कंट्रीज़ हो, उसी प्रकार एशिया के अंदर देख सकते हो साउथ में इक्वेटोरियल रीजन के पास, जिसके अंदर मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, बोर्निया हो गया, कालीमंतन आइलैंड हो गया, और ऊपर की तरफ देख सकते हो चाइनाज़ के अंदर हो गया। तो ये देख सकते हो कि जो इक्वेटर के आसपास का यानी 20 डिग्री नॉर्थ और 20 डिग्री साउथ के बीच के अंदर ये सबसे ज़्यादा प्राइमेटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर की जाती है। यानी यहाँ पर फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट क्या रहते हैं? ट्राइबल्स जो है वो फॉरेस्ट में अधिकांशतः रहती है। इंटेंसिव जो सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर है उसके अंदर भी देख सकते हो, ये जो मैप दिखाई दे रहा है इसके अंदर यह जहाँ पर सबसे ज़्यादा डार्क है वहाँ पर वेट राइस डोमिनेंट क्रॉप है, और अदर एरियाज़ जहाँ पर वहाँ पर कौन सी है? अदर क्रॉप्स डोमिनेटेड है, यानी बेसिकली वीट यानी
चावल की एग्रीकल्चर की जाती है। इसमें देख सकते हो भारत के अंदर सबसे पहले बात करें तो भारत के अंदर भी वो एरियाज़ है बेसिकली। सबसे पहले तो नॉर्दर्न प्लेन का एरिया, यानी जहाँ पर नदियाँ बहती है। देखिए इंटेंसिव जो एग्रीकल्चर है वर्ल्ड के अंदर उन एरियाज़ में की जाती है जहाँ पर रिवर वैलीज़ हो, यानी नदी घाटियाँ हों। नदी घाटियों के किनारे ये एग्रीकल्चर होने के दो कारण हैं। सबसे पहले तो क्योंकि रिवर वैलीज़ के अंदर एलुवियल सॉइल पाई जाती है, भले वो खादर हो या बांगर हो, जो कि ऑल ऑफ यू नो दैट alluvial soil is the most fertility soil in the world. Another thing that is the main components, that is the availability of water near the river bank. पानी की सुविधा, देखिए पानी उपलब्ध होगा तो हर प्रकार की एग्रीकल्चर करना संभव है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण राजस्थान में देखा जा सकता है। राजस्थान के अंदर जो इंदिरा गांधी कैनाल एरिया है वेस्टर्न राजस्थान में, जो पहले पूरी डेजर्ट था, आज राजस्थान का सबसे ज़्यादा फूड स्टोर एरिया है, यानी सबसे ज़्यादा खाद्यान्न का उत्पादन वहीं पे किया जाता है। और ये सिर्फ एक चीज़ से संभव हुआ है, वो है पानी से। जो सतलज व्यास जो नदियां हैं, हरीके बैराज डैम से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है उसके पानी की उपलब्धता से, सिंचाई से, इरिगेशन से यहाँ पर राजस्थान का सबसे ज़्यादा फूड का जो है वो प्रोडक्शन इसी एरियाज़ में किया जाता है। तो इंटेंसिव जो सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर है वो बेसिकली मानसून एशिया में की जाती है। चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, जापान, बांग्लादेश और साउथ ईस्ट एशिया के जो कंट्रीज़ है जैसे थाईलैंड हो गया, वियतनाम हो गया, कंबोडिया हो गया, इन कंट्रीज़ के अंदर ये की जाती है। तो फर्स्ट प्रकार की एग्रीकल्चर हुई सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। अब सेकंड जो हम बात करते हैं वो बात करते हैं प्लांटेशन एग्रीकल्चर की, यानी रोपण कृषि की। जैसा कि नाम से स्पष्ट है प्लांटेशन, इसके अंदर सबसे पहले पौधा तैयार किया जाता है और उस पौधा तैयार करने के बाद में उसको क्या किया जाता है, जब बारिश होती है खेत को गीला करके उसके अंदर उसको प्लांटेड कर दिया जाता है, उसको रोप दिया जाता है। प्लांटेशन एग्रीकल्चर के कुछ फीचर्स है। देखिए ये इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर आपने देखा होगा 10th क्लास में भी आपके कोर्स में था, आपने वहाँ भी पढ़ा होगा। और हर दूसरे तीसरे साल प्लांटेशन एग्रीकल्चर से क्वेश्चन आता है, प्लांटेशन और मेडिटेरियन से। तो प्लांटेशन का जो फीचर्स है, एक तो लार्ज स्केल ऑफ फार्म चाहिए, यानी बड़े बड़े बागान बनाए जाते हैं जिनके लिए काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लैंड की आवश्यकता होती है। दूसरा, प्लांटेशन जो एग्रीकल्चर है वो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज़ में की जाती है, यानी उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, यानी 0 डिग्री लेटीट्यूड से लेकर लगभग 30 डिग्री लेटीट्यूड के बीच के एरियाज़ के अंदर ये एग्रीकल्चर की जाती है। तो अगला जो फीचर्स है, इसके लिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए, पूंजी निवेश, क्योंकि बड़े बड़े बागान बनाए जाते हैं इसके लिए और पूरा एक मैनेजमेंट सिस्टम होता है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी के द्वारा ये एग्रीकल्चर की जाती है, इसलिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा मात्रा में किया जाता है। इसके मॉडर्न एंड साइंटिफिक टेक्नोलॉजी अडोप्टेड फॉर कल्टीवेशन। फॉर एग्जांपल, इसके जो एग्जांपल है वो है टी, कॉफ़ी, रबर, शुगर केन, यानी चाय हो गई, कैबा, रबर, शुगर केन, ये बनाना, ये इस एग्रीकल्चर के एग्जांपल है। यहाँ पर एक और फीचर है इसका, मैनेजमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन। इसके अंदर यानी पूरा एक प्रबंधन स्तर होता है बिना मैंने, क्योंकि हज़ारों की मात्रा, देखिए ये एक एग्रीकल्चर है जिसके अंदर मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड साइंटिफिक टेक्नोलॉजी के यूज के साथ साथ ह्यूमन लेबर भी बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर चाहिए। जैसे भारत के अंदर देख सकते हैं कि जो चाय के जो बागान हैं बेसिकली असम सबसे बड़ा है इसके अंदर, उसके अलावा वेस्ट बंगाल के अंदर भी है, नॉर्थ वेस्ट बंगाल, कुछ पार्ट तमिलनाडु के अंदर भी है और कुछ मात्रा के अंदर हिमाचल, उत्तराखंड के अंदर भी चाय का प्रोडक्शन किया जाता है। तो ये देखा होगा यहाँ पर जैसे चाय है उसको पत्तियों को बार बार तोड़ा जाता है, तो वो पत्तियाँ और सब वर्क मशीनरी के द्वारा होता है, लेकिन उनको जो तोड़ने का जो काम है वो मानवीय श्रम के द्वारा किया जाता है। अब ये जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर है बेसिकली ये जो कॉलोनियल जो पीरियड है, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, यानी औपनिवेशिक काल, ये उसकी देन है। औपनिवेशिक काल के कारण ही इन एरियाज़ में ये प्लांटेशन एग्रीकल्चर संभव हुआ। जैसे जो
कॉलोनियल जो कंट्रीज़ थे, जैसे फ्रांस था, फ्रांस ने कोको और कॉफ़ी इनका जो प्लांटेशन किया वो कहाँ किया, वेस्ट अफ्रीका में किया। और वेस्ट अफ्रीका आज कोको और कॉफ़ी का बहुत बड़ा प्रोडक्शन एरिया। उसी प्रकार यूके ने यानी इंग्लैंड ने चाय के जो प्लांट लगाए, बागान लगाए, वो इंडिया और श्रीलंका में लगाए। रबर के बागान मलेशिया में लगाए। बनाना और शुगर केन के बागान जो है वो कहाँ लगाए, वेस्ट इंडीज़ के अंदर लगाए। उसी प्रकार डच ने यानी जो डच जो लोग थे उन्होंने शुगर केन इंडोनेशिया में लगाया। स्पेनिश लोगों ने कोकोनट और शुगर केन फिलीपींस के अंदर लगाया। ठीक है ना। तो इस प्रकार ये जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर है ये वर्ल्ड की इन एरियाज़ में की जाती है। और मैं आपको इसका एक मैप भी बता देता हूँ, प्लांटेशन एग्रीकल्चर वर्ल्ड के कहाँ कहाँ किया जाता है। एरियाज ऑफ मिक्स्ड फार्मिंग एरियाज, एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन। आई थिंक प्लांटेशन एग्रीकल्चर का इसके अंदर नहीं दिया हुआ। ठीक है ना। कंट्रीज़ के मैंने नाम बता दिए, वेस्टर्न अफ्रीका हो गया, इंडिया, श्रीलंका, मलेशिया, वेस्ट इंडीज़ हो गया, फिलीपींस हो गया, इंडोनेशिया हो गया, ब्राज़ील हो गया। इन कंट्रीज़ के अंदर प्लांटेशन एग्रीकल्चर की जाती है। बाकी नेक्स्ट सेकंड ऑडियो वीडियो के अंदर देखिए। आप लोग अपनी बुक को भी रीड आउट कीजिए और एक नोट्स इनके कंप्लीट तैयार कीजिए। ये जो मैप दिए हुए हैं हर एग्रीकल्चर के, वो मैप भी आपको अपनी कॉपी के अंदर इनको लगाना। थैंक यू।